Assalamu alaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the medical test past paper of 2017, in which we can discuss from question number 61 to question number 70 with full explanation and correct option. So now start from question number 61. Question number 61 is, which of the following is a non-sense codon? ऑप्शन ए है UGA, ऑप्शन बी है UAU, ऑप्शन सी है CAU और ऑप्शन डी है GAU. सो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो नॉन सेंस कॉडॉन है? नॉन सेंस कॉडॉन कहते हैं स्टॉप कॉडॉन को. और स्टॉप कोडॉन किसे कहते हैं? स्टॉप कोडॉन उसे कहते हैं वो कोडॉन जिसका कोई एंटी कोड नहीं होता और वो वहाँ पर वो जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन है, जो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन है, वो स्टॉप हो जाती है और दैट कोडॉन विल बी नोन एज स्टॉप कोडॉन, यानी वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. इसी वजह से उन कोडॉन को कहते हैं स्टॉप कोडॉन. सो उनका कोई एंटी कोडॉन नहीं होता ताकि वो उसके साथ बाइंड होके अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करे. सो इसी वजह से इन्हें कहते हैं नॉन सेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन. सो हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन है, UAG, UGA और UAA. These 3 are stop codons. और सारे 64 कोडॉन्स में जो हमारे पास 3 कोडॉन है वो है स्टॉप कोडॉन और नॉन सेंस कोडॉन, और 61 जो है वो हमारे पास है सेंस कोडॉन. सो ऑप्शन ए है UGA, सो दिस इज द स्टॉप कोडॉन और नॉन सेंस कोडॉन. ऑप्शन बी है UAU, दिस इज सेंस कोडॉन. ऑप्शन सी है CAU, ऑप्शन डी है GAU, सो दीज 3 आर सेंस कोडॉन. और जो नॉन सेंस कोडॉन है या स्टॉप कोडॉन है दैट इज UGA, UAG और UAA. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 61 में. क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ अ डिसऑर्डर इज नॉट प्रेजेंट इन अ चाइल्ड फैमिली बट द फीटस इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड बिफोर बर्थ, इट इज नोन एज. ऑप्शन ए है सोमेटिक म्यूटेशन, ऑप्शन बी है हेरिडिटी म्यूटेशन, ऑप्शन सी है जर्म लाइन म्यूटेशन और ऑप्शन डी है डी नोवो म्यूटेशन. तो ये सारे म्यूटेशन के टाइप्स हैं और ये म्यूटेशन के टाइप जो है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बेस पर या पर्सन्स के लाइफ टाइम में कब ये म्यूटेशन जो है पर्सन्स में अकर हो जाए, सो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे टाइप्स जो है ये दी हुई हैं. सो वो डिसऑर्डर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो डिसऑर्डर जब फीटस में डेवलप हो जाए उसके बर्थ से पहले और वो उसकी चाइल्ड की फैमिली में प्रेजेंट ना हो, सो वो कौन से टाइप में इंक्लूडेड है? सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सोमेटिक म्यूटेशन. सोमेटिक म्यूटेशन को एक्वायर्ड म्यूटेशन भी कहते हैं बिकॉज दिस म्यूटेशन कैन बी एक्वायर्ड इन द DNA ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एट सम टाइम ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ, यानी जब बच्चे की बर्थ हो जाए और उसके बाद एनवायरनमेंट की वजह से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से या सन की वजह से या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो म्यूटेशन जो है वो DNA यानी किसी बंदे की DNA में एक्वायर हो जाए और उसके सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करे. सो उस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन. सो सोमेटिक म्यूटेशन जो है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है. हेरिडिटी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं. जर्म लाइन म्यूटेशन या हेरिडिटी म्यूटेशन उस टाइप को कहते हैं जब म्यूटेशन है जो म्यूटेशन पास हो जाए फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी वो म्यूटेशन जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाए चाइल्ड को, सो उस टाइप ऑफ म्यूटेशन को कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन या हेरिडिटी म्यूटेशन. उन्हें हेरिडिटी म्यूटेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स से चाइल्ड को ट्रांसफ़र हुई हैं और हेरिडिटी मटेरियल में प्रेजेंट थे. और जर्म लाइन म्यूटेशन इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द एग और स्पर्म सेल्स, यानी वो उसके जर्म सेल्स जैसे कि एग है या स्पर्म है उसमें प्रेजेंट हो वो म्यूटेशन और उसी वजह से वो पास हो जाए. ये जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स की वजह से वो म्यूटेशन पास हो जाए, सो इसी वजह से उसे कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन या हेरिडिटी म्यूटेशन. ये दोनों एक ही टाइप में इंक्लूडेड है. और हमारे पास जो 4th नंबर ऑप्शन है वो है डी नोवो म्यूटेशन. सो डी नोवो म्यूटेशन इसे कहते हैं न्यू म्यूटेशन. और ये कौन सी टाइप है म्यूटेशन की? सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर इन द एग और स्पर्म सेल और दोज दैट अकर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जो म्यूटेशन उस फीटस में डेवलप हो जाए, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, बर्थ से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बिफोर बर्थ और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो म्यूटेशन किसी चाइल्ड में जो म्यूटेशन किसी चाइल्ड के DNA में आ जाए और वो उससे अफेक्ट हो, उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए उस म्यूटेशन की वजह से, सो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज डी नोवो म्यूटेशन. सो डी नोवो म्यूटेशन जो है वो
वो एक्सप्लेन करता है कि ये म्यूटेशन जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें वो म्यूटेशन जो है वो प्रेजेंट होती हैं उस चाइल्ड के हर एक सेल में, बट इट हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसऑर्डर, यानी उस डिसऑर्डर की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, वो सिर्फ उस बच्चे में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो म्यूटेशन जो है वो कास्ट होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर बर्थ। सो क्वेश्चन भी इसी तरह है कि उसका कोई फैमिली या हिस्ट्री या चाइल्ड की फैमिली में वो डिसऑर्डर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उस डिसऑर्डर की, बट वो प्रेजेंट हुआ है फीटस में और वो इटसेल्फ, और वो इन्फेक्टेड बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले ही वो इन्फेक्ट हो जाए, सो उसे कहते हैं डी नोवो म्यूटेशन या न्यू म्यूटेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 62. Question number 63 is what will happen if a nucleotide is deleted from a gene having 9 nucleotides in its transcriptional unit? Option A है change in phenotype, option B है no change in phenotype, option C है synthesis of 3 amino acid and option D है synthesis of 4 amino acid. जब न्यूक्लियोटाइड में कोई डिलीशन हो जाए और उसके 9 न्यूक्लियोटाइड हो और 9 न्यूक्लियोटाइड में डिलीशन हो जाए, तो उसके ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में से डिलीशन हो जाए और उसके किस चीज़ में चेंज जो है वो अपेयर होगा। सो दिस इज़ ये न्यूक्लियोटाइड में जब डिलीशन हो जाए तो उसके फिजिकली अपेयरेंस में जो है वो अफेक्ट होगा वो बंदा जिसके न्यूक्लियोटाइड्स में कोई जीन जो है वो डिलीट हो जाए, और उस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम कहते हैं डिलीशन। और इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, चेंज इन फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप मींस दैट उसका फिजिकली अपीयरेंस जो है वो अफेक्ट होगा क्योंकि उसके जीन नंबर जो है वो डिलीट उसमें डिक्रीज आ गया है। ऑप्शन बी है नो चेंज इन फिनोटाइप, ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ 3 अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है सिंथेसिस ऑफ 4 अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी बट एक जीन की डिलीशन की वजह से उसकी फिनोटाइप में अफेक्ट होगा और उसका फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 63. Question number 64 है work function for a certain surface is 3.26 electron volt. Minimum frequency light must have in order to eject electron from surface will be. Option A है 1.6 into 10 power 15 hertz, option B है 3.2 into 10 power 15 hertz, option C है 4.8 into 10 power 15 hertz और option D है 7.87 into 10 power 14 hertz. So हमारे पास वर्क फंक्शन जो है वो दी हुई है किसी सरफेस की, दिस इलेक्ट्रॉन वोट, और उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट मस्ट हैव इन ऑर्डर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस विल बी। सो उसके लिए कितनी लाइट चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे फ्रॉम द सरफेस। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लांक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन हमें गिवन है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल है 6.63 इंटू 10 पावर -34। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम लगा देंगे इसकी एनर्जी की वैल्यू। सो 3.26 इंटू 10 पावर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 multiply 10 power -19 joule divide by 6.63 into 10 power -34। सो इसको डिवाइड करके इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 7.8 into 10 power 15 hertz. This will be the frequency. सो इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी दैट इन ऑर्डर टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 7.87 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 65 है दैट द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज द सेम इज दैट ऑफ। ऑप्शन ए है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है टॉर्क। सो प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो किसके इक्वल है? सो प्लांक्स कांस्टेंट के यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ई है एनर्जी, एच है प्लांक्स कांस्टेंट, एफ है फ्रीक्वेंसी। सो प्लांक्स कांस्टेंट को एक साइड पर करके एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एनर्जी इक्वल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी इक्वल है पर सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। ये इन्वर्स में है, ऊपर चले जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये सेकेंड एक सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। सो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर टी।
L इज इक्वल टू रेडियस मीटर की इक्वल है, मोमेंटम जो है वो इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। इसको कंबाइन करके आप लिख लोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दिस यूनिट विल बी इक्वल टू दिस kilogram meter square per second and kilogram meter square per second, which is the correct option of question number 65. वर्क इक्वल है, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट और टॉर्क का यूनिट इनका सेम यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टॉर्क का भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इक्वल है किलोग्राम मीटर per second square. So option A is the correct option of question number 65. Question number 66 है a radioactive substance has a half life of 60 minutes. एक radioactive substance है, उसका half life है 60 minutes और 1 hour. During 3 hours the percentage of the material that decayed would be. ऑप्शन ए है 12.5%, ऑप्शन बी है 87.5%, ऑप्शन सी है 8.5% और ऑप्शन डी है 25.1%। सो हमारे पास है कि ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट हाफ लाइफ जो है उसमें जो टोटल सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल जो है उसकी डिके होती है 50% विल बी डिकेड। सेकेंड हाफ लाइफ में 25% of that substance will be decay. Third half life में 12.5% decay होगी। So यहाँ पर एक हाफ लाइफ जो है वो है 1 हाफ लाइफ जो है वो इक्वल है 1 आवर के, 1 आवर या 60 मिनट, 60 मिनट विल बी इक्वल टू 1 आवर। और ड्यूरिंग 3 आवर्स यानी टोटल घंटे जो है हमारे पास 3 घंटे गुजर गए, उसके बाद जो मटेरियल जो है कितना मटेरियल जो है वो डिके हो गया है। सो एक्स हमने फाइंड आउट करना है 3 आवर्स। सो 3 हाफ लाइफ के इक्वल जो है उसमें डिके आएगा। टोटल डिके जो होगा वो 3 हाफ लाइफ के इक्वल होगा। सो 3 हाफ लाइफ में 12 यानी 50, 25 और 12.5 तक उसकी डिके हो जाएगी और उसमें 12.5% रह जाएगा आउट ऑफ 100। सो हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ में उसकी डिके जो होगी वो होगी 50% प्लस सेकेंड हाफ लाइफ में जो डिके होगी वो 25 और थर्ड हाफ लाइफ में 12.5। इन सारे सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 87.5%। यानी एक हाफ लाइफ में हो जाएगा 50% डिके। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 3 घंटे गुजरने के बाद, 3 घंटे मीन्स दैट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, यानी 3 हाफ लाइफ के गुजरने के बाद हमारे पास टोटल जो मटेरियल जो है वो उसमें कितना डिके आएगा। सो पहले हाफ लाइफ में 50% डिके हो जाएगी, उसके बाद 25% और डिके हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 75%। और उसके बाद थर्ड घंटे में यानी थर्ड हाफ लाइफ में 12.5% और उसमें डिके हो जाएगा तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 87.5% जो है वो डिके हो जाएगा वो मटेरियल आफ्टर 3 आवर्स और 3 हाफ लाइफ और 3 हाफ लाइफ। So option B is the correct option of question number 66. Question number 67 is while the city has earned record revenue this year, option A. Question number 67 है while the city has earned record revenue this year, dash well behind in export. ऑप्शन ए है इट स्टिल लेग, ऑप्शन बी है इट स्टिल लीग्स, ऑप्शन सी है इट लेग स्टिल, ऑप्शन डी है इट लेग्स स्टिल। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इट स्टिल लेग्स well behind in export. While the city has earned record revenue this year, it still lags well behind in export. So option B is the correct option of question number 67. Question number 68 है the compound which can be hydrolyzed by means of water. कौन सा ऐसा compound है जो जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है through water? So option A है CCl4, this is organic substance. Option B है SiCl4, this is also organic. Option C है CH4, this is also organic. Option D है none of the above. So this is the correct option क्योंकि सारे organic substances हैं and this cannot be hydrolyzed through water and water is inorganic substance.
क्वेश्चन नंबर 69 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो हम ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास साइक्लिक अल्केन जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर कार्बन 3 टू ऑनवर्ड, और इसमें से फर्स्ट 2 मेंबर्स जो है वो है गैसेस और ऑनवर्ड जो है वो लिक्विड है, और उसके बाद जो है वैक्सी टाइप सॉलिड प्रेजेंट है। सो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन बी है साइक्लोअल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन इथेनॉल इन ईथर बट सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि साइक्लोअल्केन दिस इज ऑर्गेनिक एंड दिस कैन बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज वाटर। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। सो दिस इज करेक्ट क्योंकि उसके कार्बन के नंबर में जब इंक्रीज आएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें भी इंक्रीज आएगा। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो दिस आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 है दैट विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है C6H5O नेगेटिव विच इज फिनोक्साइड आयन। ऑप्शन बी है OH नेगेटिव। ऑप्शन सी है NH3। ऑप्शन डी है C2H5 और नेगेटिव। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिनोक्साइड आयन जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड ये जो है ये सारे न्यूक्लियोफाइल है बट दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसने हाइड्रोजन लॉस किया है और ये इसमें के साथ बेंजीन ग्रुप भी है। सो इसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।